Hi, this is Suresh. Today I will discuss with you fourth trade theory, part 2. Opportunity cost theory, or it is also called neoclassical theory, given by Gottfried Haberler. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, HABRELER, ये स्पेलिंग आएगी. His book was The Theory of International Trade, published in 1936. So we already have discussed its first part, which is increasing cost case, and this part is about constant opportunity cost. So firstly we discuss the definition of PPC, production possibility curve, or production possibility frontier. Production possibility curve, it is a curve that shows the alternative combination. क्या? Alternative combination of the two commodities. दो commodities के जो alternative combinations हैं that a nation can produce, इनको कौन एक nation produce कर सकता है by fully utilizing, क्या करते हुए पूरे जो उसके जो resources हैं, all of its resources, इनको fully utilize करते हुए एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज़ का प्रोड्यूस करता है विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू इट. जो उसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है अवेलेबल, उसका यूज़ करके फुली यूटिलाइज करता है अपने रिसोर्सेज को और अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है दो क्वांटिटीज़ के, दो गुड्स के. वो किसके थ्रू शो होते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू. ठीक है, तो नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल फॉर व्हीट एंड क्लोथ इन द US एंड UK. तो जो ये टेबल है ये US और UK की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को शो कर रहा है. इसमें कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाया गया है. ठीक है, तो जो वीट का प्रोडक्शन है US में वो 180 यूनिट से, जब वीट का प्रोडक्शन 180 यूनिट होगा तब क्लोथ का प्रोडक्शन कितना होगा? 0. ठीक है, और जब वीट का प्रोडक्शन 150 यूनिट होगा मतलब 30 यूनिट्स इसको गिव अप करना पड़ेगा 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ को प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, इसी तरीके से जब क्लोथ का 40 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा है तो इसको 30 यूनिट्स वीट के US को फिर गिव अप करने पड़ेंगे और 120 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, जैसे 180 वीट एंड 0 क्लोथ, 150 वीट एंड 20 क्लोथ, 120 वीट एंड 40 क्लोथ, 90 वीट यूनिट और 60 यूनिट ऑफ क्लोथ. तो यहाँ 30 यूनिट यहाँ गिव अप करने लग रहा है और इंक्रीज़ क्या हो रहा है इसमें? 20 यूनिट्स ईच टाइम ऑफ क्लोथ. ठीक है, 20 यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहा है हर टाइम और यहाँ कितना गिव अप हो रहा है? 30 यूनिट्स का. इसी तरीके से सेम यहाँ जब 0 यूनिट होगा वीट का प्रोडक्शन तब जो रिसोर्सेज होंगे वो 120 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन हैं इसके. इसी तरीके से UK की जब 60 यूनिट वीट का प्रोडक्शन हो रहा है तब 0 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो वीट के जो 60 यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज हो जाएंगे. और जैसे ही क्लोथ का 20 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तब हमें कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा? वीट को 10 यूनिट. ठीक है, और इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ?
20 यूनिट्स का, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 40 यूनिट्स क्लोथ का प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 20 यूनिट का, और यहाँ डिक्रीज कितना करना पड़ा 10 यूनिट का। इसी तरीके से जब 120 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन करेंगे तब 0 यूनिट इसका वीट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए जो 30 यूनिट वीट की यहाँ था जो डिक्रीज कर जो गिव अप करना पड़ रहा था 20 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए, वो किसकी जो 30 यूनिट वीट का जो वीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो वही उतने ही सेम रिसोर्सेज 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस करने में होंगे, इन द सेंस दैट बोथ रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 30 यूनिट्स वीट प्रोड्यूस कर लें या 20 यूनिट्स क्लोथ की प्रोड्यूस कर लें तो सेम रिसोर्सेज हमारे यूज़ होंगे इनको प्रोड्यूस करने में। OC अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी US में वो कितना होगा 2/3 क्लोथ एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। UK का अगर केस देखें तो 10 यूनिट ऑफ वीट इज इक्वल टू 20 यूनिट ऑफ क्लोथ। जब हम 10 यूनिट वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना 20 यूनिट क्लोथ का इंक्रीज करने के लिए, क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इन द सेंस दैट बोथ रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट इन UK इज कितना 2 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये डायग्राम US का डायग्राम है और ये UK का डायग्राम है, ठीक है। तो जब 0 यूनिट वीट की प्रोड्यूस कर रहा है US तब 120 यूनिट किसकी क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जैसा कि टेबल में था। और ऐसे ही जब 0 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा तब टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो वीट में यूज़ करेगा तो 180 यूनिट वीट की प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस शो कर रहा है, ये डाउनवर्ड PPC का, ठीक है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जैसे कि 60 यूनिट क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 30 यूनिट्स ऑफ वीट, ठीक है। और 20 यूनिट इंक्रीज करने के लिए। और जैसे जैसे 20 यूनिट और क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो 30 यूनिट उसको और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा वीट को। इसी तरीके से UK में तो जो ये कांस्टेंट रेट से वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है और क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो UK है वो जब सारे रिसोर्सेज वीट प्रोड्यूस करने में लगा देगा तो क्लोथ का प्रोडक्शन कितना होगा 0 और वीट का प्रोडक्शन कितना 60 यूनिट। और जब ये देखिए जब ये 50 यूनिट अगर वीट का प्रोड्यूस करेगा तब उसको 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया इसने यहाँ से, और 20 यूनिट्स किसका क्लोथ का प्रोडक्शन हो गया इसके पास, जो रिसोर्सेज थे उनसे 20 यूनिट्स क्लोथ का प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब 10 यूनिट और सेक्रीफाइस करेगा 20 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है।
द डाउनवर्ड स्लोप, जो इनका डाउनवर्ड स्लोप था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का या पीपीसी कर्व का ऑफ द पीपीएफ इंडिकेटेड दैट इफ द यूएस एंड द यूके वांट टू प्रोड्यूस मोर वीट, अगर वो ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दे मस्ट गिव अप सम ऑफ देयर क्लोथ प्रोडक्शन, तो उनको अगर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनको क्लोथ का प्रोडक्शन गिव अप करना पड़ेगा, और अगर वो क्लोथ का प्रोडक्शन मोर ज़्यादा करना चाहते हैं तो उनको वीट का प्रोडक्शन है वो गिव अप करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। द फैक्ट दैट द पीपीएफ ऑफ बोथ नेशंस आर स्टेट लाइन रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करती है ये, दियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट, कि जो डाउनवर्ड स्लोप है पीपीएफ का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है दोनों नेशंस की। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज व्हेन, जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कब अराइज होती है, जब नंबर 1 रिसोर्सेज आर आइदर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, जो रिसोर्सेज हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल हो, ठीक है, फॉर ईच अदर, एक फैक्टर की जगह पर दूसरा फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं अगर हम, तब क्या होगा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज होगी, और यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और हम उनको अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हो इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़, तब क्या होगा, जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज होगी, ठीक है। एंड सेकंड इज द ऑल यूनिट्स ऑफ द सेम फैक्टर आर होमोजीनियस, जो जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उनकी सारी यूनिट क्या है, होमोजीनियस है, मतलब सबके करैक्टर है, जो सबकी क्वालिटी है वो सेम है और एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी, ठीक है। Thus, we have constant cost in the sense that the same amount of one commodity must be given up to produce each additional unit of the second commodity. ये कह रहा है कि we have constant cost in the sense that the same amount of one commodity, अगर हमारी जो कांस्टेंट कॉस्ट कब होगी, जब सेम अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का जो सेम अमाउंट है मस्ट बी गिवन अप, हम उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे या सेक्रीफाइस करेंगे टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द सेकेंड कमोडिटी, इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट दूसरी जो कमोडिटी है सेकेंड कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, कांस्टेंट कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है, ये कैसे करता है, फिगर शोज दैट द एब्सोल्यूट और स्लोप ऑफ यूएस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज 120 बाय 180। 120 क्या था, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ व्हेन रिसोर्सेज आर ऑल यूटिलाइज्ड बाय इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, एंड 180 व्हेन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग ओनली वीट। सो अब इसको 120 को डिवाइड करेंगे 180 से तो कितना आएगा 2/3, और 2/3 किसके इक्वल होता है 0.67। सो अपॉर्चुनिटी 0.67 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इन द यूएस एंड रिमेन्स कांस्टेंट, जो 0.67 है या 2/3 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक यूनिट वीट के प्रोडक्शन करने की, वो क्या यूएस में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द यूके ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज, और जो यूके की ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है पीपीएफ है पीपीसी है, वो उसका जो स्लोप क्या होगा 120 प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ when all resources are used in cloth production, and 60 when all resources are used in production of wheat. So 120 by 60 is equal to 2 opportunity cost of wheat in the UK and remains constant। जो opportunity cost होगी इसकी क्लोथ के प्रोडक्शन की, सॉरी वीट के प्रोडक्शन की, वो कितनी होगी 2 क्लोथ, ठीक है। The opportunity cost of wheat is equal to the price of wheat relative to the, जो opportunity cost है वो wheat की, वो किसके इक्वल है, to the price of wheat, जो wheat का प्राइस है relative to the price of क्लोथ की तुलना में, ठीक है। तो जो PW है प्राइस ऑफ wheat टू द रेशियो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ क्लोथ। Note that under constant cost, PW price of wheat divided by price of
ग्रोथ इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय प्रोडक्शन, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? एक्सक्लूसिवली बाय प्रोडक्शन और सप्लाई कंसिडरेशंस इन ईच नेशन, जितनी जो सप्लाई होगी या जो प्रोडक्शन होगा उसके थ्रू प्राइस रेशियो है जो वीट का और क्लोथ का वो डिटरमाइन किया जाएगा। डिमांड कंसिडरेशन डू नॉट इंटर, जो डिमांड के थ्रू कंसीडर किया जाता है प्राइस, वो यहाँ नहीं होगा एट ऑल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। ठीक है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट द डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है उसमें जो डिफरेंस है बिटवीन द टू नेशन, दोनों नेशंस के बीच, गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और वो किससे शो होता है? जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसके स्लोप से, इज अ रिफ्लेक्शन है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन, वो क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है ऑफ दियर कंपेरेटिव एडवांटेज एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, और यह क्या प्रोवाइड करता है? म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड और कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।